स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी IITI यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर्स के CBT एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज ये क्लास 3 होगी एंड ये ओल्ड PDF जिससे कि अभी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे दोबारा ये वीडियोस बना रहे हैं। इसके पहले की 2 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो उसमें 50-50 क्वेश्चंस हमने करवाए थे, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो सबसे पुरानी PDF थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उसी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कह लीजिए 100% क्वेश्चन लगभग वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी पुरानी नई सारी PDF देख ली थी, ये मान लीजिए आपसे रह गई थी, इसको आपको ज़रूर एक बार कंप्लीट पढ़ना चाहिए। एंड ये जो वीडियोज़ हैं, हम यहाँ पे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की 3 प्लेलिस्ट है, जो एक लेटेस्ट वाली है जो एक 2022 में आई थी एंड उसके पहले की जो है, तीनों प्लेलिस्ट में हम इन वीडियोज़ को ऐड कर रहे हैं, जिससे कि आप कोई भी प्लेलिस्ट का एक्सेस करें तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ये जो क्लासेस हैं ये ज़रूर दिख जाएं। इन पे हमने थंबनेल पे इसलिए लिख भी दिया है ओल्ड इज़ गोल्ड करके, या पुरानी PDF के प्रश्न करके, तो आप लोगों को उससे पता भी चल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज क्लास 3 में हम लोग भी फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे एंड अगली जो क्लास 4 आएगी वो आपकी फाइनल क्लास होगी, जिसमें आपके इस PDF के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आपका लाइक ही वीडियो की लाइफलाइन है, तो लाइक बटन और शेयर बटन आपके पास है, आप चाहें तो उसे दबा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, जो कि प्रीवियस पार्ट से हो सकता है कोई भी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिनके भी आंसर सही होंगे उसमें हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया, अभी जो रिसेंट में एग्जामिनेशन हुए उसमें भी पूछा गया है। क्वेश्चन है यहाँ पे, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है आवाज़ की पिच का उठना और गिरना। जैसे अभी हम भी बोल रहे हैं ना, आज देख रहे होंगे आवाज़ कभी ज़्यादा तेज़ हो रही, कभी थोड़ी सी स्लो हो रही है, ठीक है। तो आवाज़ की पिच का जो है उठना और गिरना क्या कहलाता है? स्वर, इंटोनेशन, कॉन्सोनेंट या प्रोनाउंसिएशन? ध्यान दीजिए, उसको हम लोग कहते हैं इंटोनेशन। क्या कहते हैं? इंटोनेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर्स इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है मानव के जो प्रयास हैं उसमें सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आदमी बहुत सारी चीज़ों का प्रयास करता है, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, आप एक ही चीज़ को हासिल करने के कई रास्ते होते हैं, एक होता है गलत, एक होता है सही, ठीक। जैसे आप एग्ज़ाम अपनी मेहनत से भी पास कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते चलो हम बगल वाले की नकल या कुछ हम जुगाड़ करके पास हो जाएंगे। तो जो अपनी मेहनत से पास हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सही कहते हैं, राइट कहते हैं। जो गलत कर रहा है वो गलत ही होता है। आप कोई भी दलील देके गलत चीज़ को सही नहीं साबित कर सकते, उल्टा आप और गलत हो जाओगे अगर आप गलत को भी गलत ना मान के उस पर अपनी कहानियाँ आप सुना रहे हो, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं एथिक्स। क्या कहते हैं? एथिक्स, यानी नैतिकता या आचार विचार कहते हैं उसी चीज़ को, ठीक है। सही और गलत का अध्ययन क्या कहलाता है? एथिक्स। ऑप्शन नंबर आपका क्या? सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मोटिवेशन क्या होता है? आपको किसी चीज़ से कोई चीज़ करने की प्रेरणा मिल रही है। सेल्फ अवेयरनेस होता है आप खुद को लेके जागरूक हैं, आपके खुद के डिसीजंस क्या हैं, ठीक है। आपकी कमजोरी क्या है, आपकी मजबूती क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उनको अगर आप जान रहे हैं तो आप हैं सेल्फ अवेयर, ठीक है। और गोल होता है आप कोई चीज़ अचीव करने के लिए जो लक्ष्य बनाते हैं। प्रीवियस पार्ट्स में इन क्वेश्चंस का, इन ऑप्शंस का डिस्कशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। यहाँ कह रहा है भूमिका निभाने में कमी क्या है? ड्रॉबैक क्या होता है रोल प्लेइंग का? अगला है बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। रोल प्लेइंग से आप कॉन्फिडेंस मतलब आपके अंदर आता है। नेक्स्ट है डेवलप्स लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल विकसित होता है। अगला है डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता इसमें। नेक्स्ट है डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, रचनात्मक समस्या समाधान विकसित करता है। ध्यान दीजिए, रोल प्लेइंग का ड्रॉबैक एक ही है कि ये आपको कभी भी रियल सिचुएशन प्रोवाइड नहीं करता। रोल प्लेइंग मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ के रोल में आ गए एंड उसको प्ले कर रहे हैं, ऐसा आप माहौल क्रिएट करके, ठीक है। तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको हम दें, जस्ट मॉक इंटरव्यू की अगर बात कर लें, आप मेन इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू देते हैं ना, तो मॉक इंटरव्यू का क्या होता है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर बाकी स्किल्स सुधर जाती हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता आ जाएगी, मतलब आप कोई वैसा रोल प्ले करेंगे उस केस में। बट आपको रियल सिचुएशन वहाँ नहीं प्रोवाइड होती। रियल सिचुएशन तो आपको खुद रियल टाइम पे ही फेस करनी पड़ेगी। तो रोल प्लेइंग का यही यहाँ पे एक ड्रॉबैक रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ कह रहा है पब्लिक स्पीकिंग का 3 P कौन सा है? देखिए 3 P होते हैं पब्लिक स्पीकिंग, मतलब क्या होता है? आप पब्लिक के बीच में कहीं बोल रहे हैं तो उसके 3 P होते हैं। उन तीनों P का मतलब होता है आपका, पहला होता है प्रिपेयर, देन होता है प्रैक्टिस, देन होता है परफॉर्म। क्या होता है? प्रैक्टिस, प्रिपेयर देन प्रैक्टिस देन परफॉर्म। आपको किसी भी चीज़ पे बोलना है, कोई आपको स्पीच देनी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसको तैयार करते हैं,
नेक्स्ट आप क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अकेले में करते हैं, किसी और के सामने करते हैं, एंड लास्ट आपका होता है फिर आप जाके परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिस में जो कमियाँ आती हैं उन्हें आप दूर करते हैं, फिर आप जाके परफॉर्म करते हैं। ये आपका पब्लिक स्पीकिंग का 3P है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ डूज फॉर इंटरव्यू इटिकेट्स। यहाँ कह रहा है साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा है। डूज मतलब होता है इंटरव्यू में क्या करें, एंड डोंट मतलब होता है क्या ना करें। तो इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए, नर्वस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये डूज तो नहीं है, तो डोंट है। इनफॉर्मल ड्रेस, अनौपचारिक पोशाक आपको पहननी चाहिए, बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, फॉर्मल पहननी चाहिए, ठीक है। काम अप्रोच, हाँ शांत दृष्टिकोण अपना रखना चाहिए। एक्सेसिव गेस्चर, अत्यधिक आपका हाव भाव, बहुत हाथ बहुत हिलाना, आंखें बहुत चलाना, सिर को बहुत हिलाना, तो ये तीनों चीज़ें नहीं। नर्वसनेस नहीं करनी, इनफॉर्मल ड्रेस नहीं पहननी, अपना बहुत ज़्यादा हाव भाव नहीं शो करना है वहाँ पे, ठीक है। क्या रखना है, काम अप्रोच, बिल्कुल शांत आपको रहना। यहाँ क्लैम लिखा है, एक्चुअली में काम रहेगा, CALM। काम अप्रोच जिसे बोलते हैं, शांति से क्वेश्चन को सुनिए, समझिए एंड आंसर करिए। अगर आप इस तरह का अप्रोच रखते हैं तो उसका आपका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू पे। तो यहाँ राइट आंसर हो गया आपका काम अप्रोच। काम अप्रोच पढ़िएगा इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज डोंट इन इंटरव्यू इटिकेट। अब कह रहा है डोंट कौन सा है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। कब, इंटरव्यू के टाइम पे, साक्षात्कार के टाइम पे। आप सब कैरियर में कभी ना कभी इंटरव्यू जरूर फेस करेंगे, तो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए। पहला है बी कॉन्फिडेंट, ये तो डोंट नहीं हो सकता है, तो डूज है। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, बिल्कुल ये भी डूज है, ये करना चाहिए। प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। अगला है लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट अ जॉब, यहाँ झूठ बोल दो, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में क्या करो, नौकरी पाने के लिए झूठ बोल दो। ये आपको इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में तो आप झूठ बोल देंगे, आगे जब एक्चुअल में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम आएगी तो आप फिर किससे झूठ बोलेंगे, ठीक। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए, ठीक। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन इज़ अ बैरियर टू स्पीकिंग। देखिए क्वेश्चंस वही हैं, एंड आप लोग जिनका भी एग्जाम हो गया वो अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि जो हमारा फीडबैक है कैंडिडेट्स का वो यही है, फर्स्ट ईयर के और 1 ईयर के एग्जाम में पुरानी PDF से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो नई PDF तो हमने करवा ही दी थी, एंड अभी भी हम आप लोगों को कहेंगे, देखिए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का डेटाबेस है, वो किसी भी डेट पर बदल सकता है। तो आप लोग सिर्फ पुराना मत पढ़ के जाइए। पुराना हम इसलिए करा रहे हैं कि आपको एक जस्ट सपोर्ट हो जाए आपके पास मजबूत, कि अगर इससे आ रहा है तो आप अच्छा करेंगे, बट इससे ना आ रहा हो तो आप पुरानी PDF जो है 2022 वाली एक्स्ट्रा PDF जो उसकी प्लेलिस्ट है, सारी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दी, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है व्हिच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग, इसमें बोलने में बाधा कौन सी है। स्पीकिंग बैरियर मतलब आप कोई चीज़ बोल ना पा रहे हो, ऐसी स्पीकिंग बैरियर उससे कहेंगे, ठीक। बैरियर मतलब क्या होता है, बाधा। जैसे आप कोई चीज़ सुन ना पा रहे हो तो उसको कहेंगे लिसनिंग बैरियर। जैसे आसपास शोर हो रहा हो, आप ना सुन पा रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, लिसनिंग बैरियर कहेंगे। तो इसी तरह स्पीकिंग में बैरियर क्या है, बाधा क्या है। पहला है पुअर लिसनिंग, दूसरा है लैक ऑफ टाइम, समय की कमी, तीसरा है नर्वसनेस यानी घबराहट, और चौथा है रिलक्टेंट टू रीड यानी पढ़ने के लिए अनिच्छुक। ध्यान दीजिए, स्पीकिंग बैरियर आपका है सबसे बड़ा यहाँ पे नर्वसनेस। अगर आपके अंदर घबराहट है तो आप सही से बोल नहीं पाएंगे, कहीं पे भी आपको बोलना होगा तो आप उसमें घबरा जाएंगे और कुछ का कुछ आप बोल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ डूज इन इंटरव्यू एटिकेट। देखिए फिर से पूछा गया है कौन सा एक साक्षात्कार में शिष्टाचार है, सही शिष्टाचार है, करने वाला शिष्टाचार है। अगला है ड्रेस टू कैजुअली, बहुत लापरवाही से अपना ड्रेसअप कर लें, बिल्कुल गलत बात है। जीन्स शर्ट में, बिल्कुल जीन्स टी-शर्ट में तो आपको जाना ही नहीं है ना, तो कैजुअल में कैसे आप जा सकते हैं, फॉर्मल में जाना है। तो यही यहाँ पे डूज तो नहीं है, तो डोंट है। नेक्स्ट है लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट जॉब, ये भी आपको नहीं करना है। अगला है बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे भरोसा रखें, एंड अगला है टू एक्सेसिव इन गेस्चर। ध्यान दीजिए, बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे भरोसा रखें, ये आपका इंटरव्यू में क्या है, डूज है, ये आपको करना चाहिए, अपने पे भरोसा आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट है व्हिच वन इज गुड कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा अच्छा संचार है। तो अच्छा संचार वही होगा ना जहाँ पे आपको जो चीज़, जैसे हम अभी आपको बोल रहे हैं, अगर ये हमने पढ़ा और ये आपको समझ में आ गया, हमने ऑप्शंस पढ़े वो आपको समझ में आ गया, हमने आंसर समझाया वो आपको समझ में आ गया, तो क्या होगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन हमारे आपके बीच क्या है, एक अच्छा कम्युनिकेशन है, ठीक। अब इसी को भी हम ऐसा पढ़ते कि आपको समझ नहीं आता, हम बहुत फास्ट पढ़ देते या बड़े अस्पष्ट तरीके से पढ़ते, तो क्या होता, आप कहते सर समझ नहीं आया, तो वो गलत कम्युनिकेशन होता। तो यानी अच्छा कम्युनिकेशन होगा जहाँ पे जो भी मैसेज आप दे रहे हैं, जो भी संदेश दे रहे हो, क्लियर हो और डायरेक्ट हो, क्या हो, स्पष्ट हो और सीधा हो, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट इज अ गुड कम्युनिकेशन। मैसेज अगर अस्पष्ट है,
सेंडर वो अटैक कर दे रहा है रिसीवर पे, हम यहाँ आपको चिल्लाने लगे हैं अभी, तो वो गलत होगा। मतलब आमने सामने बात करने पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। रिसीवर सुने ही ना सेंडर की, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बैड कम्युनिकेशन है। गुड कौन सा है, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन इज एन ईमेल इटिकेट। यहाँ ईमेल का शिष्टाचार कौन सा है। देखिए आप आमने सामने बात में ही नहीं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, आप ईमेल कर रहे हैं, सब जगहों पे आपका शिष्टाचार झलकना चाहिए, आपकी इटिकेट्स झलकने चाहिए, दिखने चाहिए। तो ईमेल का इटिकेट क्या है, आप वायरस सेंड कर देंगे तो इटिकेट नहीं है ना, आप गलत मैसेज फॉरवर्ड करें ये भी नहीं है, आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो भी चाहें उसको या तो पूरा कैपिटल या पूरा स्मॉल लिख दें, ये भी नहीं है। सही क्या है आपका, कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को हमेशा क्या रखें, छोटा रखें। ठीक है, ये आपका जनरली ईमेल का इटिकेट, ईमेल का शिष्टाचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन। यहाँ कह रहा है कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। ठीक है, कंसीडर टू बी मतलब माना जाता है। मैसेज इज एम्बिजियस यानी संदेश अस्पष्ट है, बिल्कुल, ये तो बैड कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है, सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। सेंडर जो है, रिसीवर, ठीक है, जो प्राप्त कर रहा है संदेश, उसकी तरफ पॉजिटिव झुकाव है उसका। ठीक है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अगला है, रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर। अगर रिसीवर सेंडर की सुनेगा ही नहीं तो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सेंडर अटैक्स रिसीवर, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या है, सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। अगर प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है तो यह एक अच्छा कम्युनिकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज कंसीडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन या बैड या पुअर कम्युनिकेशन। मैसेज इज एम्बिजियस यानी संदेश अस्पष्ट है आपका। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश स्पष्ट और सीधा है, तो ये तो आपका गुड कम्युनिकेशन है। रिसीवर एकदम ओपन है सुनने के लिए, गुड कम्युनिकेशन है। सेंडर पॉजिटिव है, गुड कम्युनिकेशन है। मैसेज ही अगर अस्पष्ट है तो फिर क्या है आपका, ये पुअर कम्युनिकेशन है, खराब संचार है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, लाभ नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जो आप ओरली कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ओरली। देखिए एक होता है ईमेल से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया आपका, एक नॉन वर्बल हो गया। ओरल जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, ओरल मतलब आपने क्या कहा किसी को, जैसे अभी हमारे पास कोई मान लीजिए हो, हम उसको कहें ठीक है तुम जाओ वहाँ से ये काम करके आ जाओ, या हम आपको वहाँ पे भेज रहे हैं आप जाओ चले जाओ। तो इसमें क्या है कि हमने सिर्फ ओरली कहा, उसने सुन लिया, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। अगर वो कल को आके कहे आप ही ने कहा था तब मैं गया था, तो मैं मना कर सकता हूँ मैंने नहीं कहा था, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो यानी यहाँ क्या है, नॉट अ बेनिफिट। यहाँ कह रहा है कि इसका बेनिफिट नहीं है, तो ये रिकॉर्ड के लिए नहीं रखा जा सकता, या रिकॉर्ड के लिए है तो ओरल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड के लिए नहीं होता है। तो ये इसका देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है, नॉट अ बेनिफिट। ठीक है, नॉट अ बेनिफिट मतलब क्या है, इसका लाभ नहीं है। तो इट इज़ क्विक, ये तो जल्दी होता है, हमने तुरंत कहा हो गया, हमको टाइप थोड़ी करना पड़ा मेल। नेक्स्ट है, इट इज़ डायरेक्ट, बिल्कुल ये डायरेक्ट भी है, ये भी इसका लाभ है। अगला है, फीडबैक इज इमीडिएट। आपने जिसको कहा ओरली, आपने जिसको कहा उसने जो भी जवाब दिया, अगर बोला नहीं करेंगे तो आपको फीडबैक मिल गया, और नहीं करेगा, उसने मना किया नहीं करेगा, हाँ किया आपको तुरंत फीडबैक मिल गया, हाँ वो करने के लिए एग्री है, यानी फीडबैक आपको तुरंत मिल गया। आप किसी को मेल में ऑर्डर करेंगे, वो मेल देखेगा, रिप्लाई करेगा, तब आपको पता चलेगा, बट ओरल में आमने सामने तुरंत पता चल गया। बट ये रिकॉर्ड के लिए नहीं है। मेल आप भेजेंगे, मैसेज आप भेजेंगे तो उसके पास रिकॉर्ड में रहेगा कि आपने ये चीज़ कहा था, लेकिन ओरल में वो नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। देखिए लिसनिंग का एक ट्रिपल ए होता है, उस ट्रिपल ए का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट और एंग्जाइटी। यहाँ पे एंग्जाइटी आपका राइट आंसर है। ठीक है, एंग्जाइटी यानी आपका चिंता हो रहा है आपको, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, ट्रिपल ए लिसनिंग का भाग नहीं है। बाकी जो एटीट्यूड है, आपका दृष्टिकोण, अटेंशन देना और एडजस्टमेंट, ये आपके ट्रिपल ए जो हैं लिसनिंग के पार्ट होते हैं। ठीक, तो एंग्जाइटी यानी भय या चिंता, ये आपका क्या है, लिसनिंग का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट एन आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता है क्या होता है, ए, एन, द। आपका क्या है, तीनों आर्टिकल है। तो ए, एन और द आपका क्या है, आर्टिकल है। इन आपका आर्टिकल नहीं है। नॉट एन आर्टिकल मतलब इन आपका यहाँ पे आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया कई बार, व्हिच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। इसमें से सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है। कमिटमेंट, किसी चीज़ को लेके प्रतिबद्ध होना, कमिटेड होना, ये तो पार्ट है। इंटीग्रिटी, अखंडता, ये भी आपका सफलता प्राप्त करने का पार्ट है। कॉन्फिडेंस, ये भी है।
अनएथिकल वर्क मतलब अनैतिक कार्य करना, ये आपका सक्सेस पाने के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये विशेषता नहीं है। अनएथिकल तरीके से पाई हुई सक्सेस कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकती है। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म के लिए खुशी हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपको रहेगा कि आपने इसको गलत तरीके से अचीव किया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अनएथिकल वर्क, अनैतिक कार्य करके सफलता पाना एक आवश्यक विशेषता नहीं है। ठीक है, आप पा सकते हैं लेकिन ये आवश्यक विशेषता में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? इसमें से कौन सा एक सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? एंथुथियाज्म यानी जोश, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, बोर्डम उदासी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड समस्या समाधान करने का रवैया। तो देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड का आउटकम जोश भी आपके अंदर रहेगा, क्रिएटिविटी भी रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी रहेगा, बट उदासी नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड का आउटकम उदासी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉट द आउटकम, मतलब बोर्डम उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 118 नंबर, व्हिच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन? यहाँ कह रहा है कि आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो आधुनिक संचार का सबसे ज़्यादा नवीनतम, लेटेस्ट एंड प्रभावी साधन आपका क्या है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप देश दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने पे ईमेल कर सकते हैं किसी को, एंड कोई भी चीज़ टेक्स्ट कर सकते हैं, वीडियोज़ कर सकते हैं, फोटोज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी आप भेज सकते हैं। विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आप वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग आपका सबसे लेटेस्ट एंड सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3P? अभी 3P में हमने बताया था ना आपको, प्रिपेयर, देन प्रैक्टिस, देन परफॉर्म। यहाँ पोजेज आपका जो है ना, ये आपका राइट आंसर है, यानी नॉट एन एलिमेंट पूछ रहा था। नॉट एन जहाँ पूछ ले ना, थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि नॉट एन अगर ध्यान नहीं दिया आप तो कहीं आप इन्हीं में से कुछ पे लगा देंगे। ठीक है, तो पोजेज यहाँ पे आपका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सभी PDF में आपको मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 1, 2, 3, चाहे जो PDF हो। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? मर्चेंट व्यापारी, एंटरप्रेन्योर उद्यमी, बिजनेसमैन व्यवसायी, या सेल्स एग्जीक्यूटिव? ध्यान दीजिए, उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। अगला क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेसेस रिक्वायर? यहाँ कह रहा है छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। तो छोटे पैमाने के अलावा बड़े पैमाने में क्या लगेगा आपका? ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा आदमी लगेंगे, क्या लगेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे मोर नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, ज़्यादा आदमी लगेंगे। अगर आप बड़े पैमाने पर कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं, ज़्यादा आदमी आपके लगेंगे। ठीक है, ज़्यादा पूंजी भी लगेगी, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, छोटा व्यवसाय है, छोटे कम आदमी कम पूंजी, बड़ा व्यवसाय है तो ज़्यादा आदमी ज़्यादा पूंजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज? उद्यमिता को और किस रूप में कहा जाता है? इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या एम्प्लॉयमेंट सीकर? ध्यान दीजिए, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को। एम्प्लॉयर वो होता है जो आपको नौकरी देता है। इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अपना लगाते हैं, आपके प्रॉफिट में कुछ शेयर उनका होता है। एम्प्लॉयमेंट सीकर वो होता है, जैसे आप अभी ITI करने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट सीकर हो जाएंगे, रोजगार चाहने वाले होंगे, और एम्प्लॉयर आपको होगा रोजगार देने वाला। एंड एम्प्लॉयर अक्सर कौन बनते हैं? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बाद में अपने रोजगार में और लोगों को रखते भी हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन? मध्यम विनिर्माण उद्योग उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के कितने के बीच है? तो वो रखा जाता है यहाँ पे मध्यम में 5 करोड़ से 10 करोड़। कितना रखा जाता है? 5 करोड़ से 10 करोड़। ठीक है, MSME होता है ना आपका, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे 5 करोड़ से 10 करोड़ मशीनरी में निवेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन SWOT एनालिसिस S स्टैंड्स फॉर? तो यहाँ S नहीं, हम चारों का देखेंगे। SWOT में S का मतलब क्या होता है? सक्सेस, स्ट्रेंथ, सर्वे या सर्विस? ध्यान दीजिए, S का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या है SWOT? तो SWOT में देखिए होता है आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कई चीज़ें आपको मिल रही हैं। ये आपका क्या है? इधर वाला पोर्शन स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी आपका होता है जो आपको हेल्पफुल हो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में।
वीकनेस आपकी और जो थ्रेट्स होती हैं, धमकियां होती हैं, वो आपके लिए हार्मफुल होती हैं आपके ऑब्जेक्ट को, आपके उद्देश्य को अचीव करने में। मतलब ये क्या है, हार्मफुल हैं, और ये आपके लिए क्या है, अचीव में हेल्पफुल हैं। ठीक है, ये आपका इंटरनल ओरिजिन है, जो आपका स्ट्रेंथ है, ताकत, ये आपका अंदर से, आपके अंदर ही आपकी ताकत है। ठीक है, आप बाहर से आपको नहीं मिल सकती। वीकनेस भी आपकी अपनी अंदर की कमजोरी होती है। अपॉर्चुनिटी जो है ये बाहर आपको खोजना पड़ता है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या अवसर आपके लिए हैं। एंड थ्रेट्स जो हैं, जो आपके यहाँ पे चुनौतियाँ हैं, धमकियाँ हैं कह लीजिए, वो भी यहाँ पे आपका एक्सटर्नल ओरिजिन है। ठीक, ये एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे चीज़ें बताई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका SWOT एनालिसिस, जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो एस मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ। अगला है इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। यहाँ कह रहा है आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है। तो आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होगी, जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पैदा करना, स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्थिर जीवन स्तर बना देना, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना, या अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास को असंतुलित कर देना। ध्यान दीजिए, उद्यमिता या एंटरप्रेन्योर का होगा कि वो पर कैपिटा इनकम जो है ना, प्रति व्यक्ति की जो आय है उसमें क्या करे, सुधार करे, तभी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास किसी भी देश का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है इन SWOT एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल। अब देखिए, अभी आ गया ना, हमने आपको कहा था हेल्पफुल एंड हार्मफुल दोनों से पूछा जा सकता है। तो S और O आपके क्या हैं, हेल्पफुल हैं, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, एंड वीकनेस और थ्रेट आपके क्या हैं, हार्मफुल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, ताकत और अवसर आपका जो है क्या है, हेल्पफुल पेयर है, यहाँ हमने बताया था आपको। ठीक है, SWOT, इसका थोड़ा सा आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब क्या है, जो आपके अंदर पर्सनल इंटरनल स्ट्रेंथ है, जिससे कि आप अपना टारगेट अचीव करने में अपने आप की मदद कर सकते हैं। वीकनेस होती जो आपकी अपनी इंटरनल वीकनेस है, जो कि आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो अपनी कमजोरी दूर करनी पड़ेगी। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपकी आदत है सोने की, टाइम पास करने की, तो उसको दूर करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। कंसंट्रेशन आपका अच्छा, जो पढ़ते हैं याद हो जाता है, वो आपकी हो गई स्ट्रेंथ। हम यहाँ आपको इंडस्ट्री से ना जोड़ के आपसे खुद से जोड़ के इस चीज़ को समझा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी वो होती है जो आपको एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, जैसे वैकेंसीज आई, वो अपॉर्चुनिटी है, बट उस अपॉर्चुनिटी को आप गंवा रहे हो, कैसे, टाइम पास करके, अपनी चीज़ों को ना पहचान के, पढ़ाई ना करके। ठीक है, एंड थ्रेट्स का मतलब होता है जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जैसे बीच में कुछ आपको परेशानियां आ जाएंगी, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, हो सकता है एग्जाम आपके बैक टू बैक पड़ जाए, परिवार में कोई परेशानी आ जाए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में रोक देंगे, बट उनसे भी आपको बाहर आके अगर लड़ के आप उस चीज़ को इंश्योर करते हैं तो आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे SWOT है। अगला क्वेश्चन है मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा कम्स अंडर। देखिए, यहाँ कह रहा है ऐसा पैसा जो कच्चे माल की खरीदने, मजदूरी और वेतन का भुगतान करने, किराया, बिजली, इन सबको भरने में जा रहा है, उसे क्या कहते हैं। उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल कहते हैं, उसे कैपिटल इनकम कहते हैं। तो ऐसे पैसे को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जो आपके काम में कार्यशील पूंजी है, जो कंटिन्यू लग रही है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME स्टैंड्स फॉर। अभी हमने आपको बताया था MSME का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड मीडियम, यहाँ पे माइक्रो था, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये आपका क्या है, MSME का फुल फॉर्म है। इसको ध्यान से आप लोग देख के लगाइएगा। ठीक, माइक्रो और माइक्रो में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के शुल्क, सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं। देखिए, पेड फॉर्म ऑफ मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई आप सामान खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं, किसी से आप कोई सलाह लेने जा रहे हैं, आजकल ऐसे ऐसे कैरियर काउंसलर जो आपको सलाह देने का भी पैसा ले रहे हैं, डॉक्टर से आप सलाह लेने जाते हैं उसका पैसा देना पड़ता है, कोई आप सर्विस ले रहे हैं, होटल जा रहे हैं, जो भी है उसका भी आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो वही कह रहा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है एडवर्टीजमेंट। क्या कहा जाता है, एडवर्टीजमेंट। पेड फॉर्म है अगर आइडिया का, गुड्स का एंड सर्विसेज का, जो आप पे करके किसी के सामने उसको ला रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप
कंफ्यूज नहीं होना इसमें। कुछ भी ऐसा जो आपको दिख रहा है, जैसे आप जो भी विज्ञापन वगैरह देखते हैं उसका क्या होता है, किसी सर्विस का विज्ञापन देख रहे हैं, किसी गुड्स किसी सामान का विज्ञापन देख रहे हैं एंड उसका पे किया गया रहता है कि आप इसके बारे में ऐसा ऐसा दिखाइए तो लोग उसको खरीदेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं, एडवर्टीजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है द एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। देखिए जो भी इंटरप्राइज होगा, जो भी उद्यम होगा, अगर वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। जैसे उसे क्या कहें, निर्माण उद्यम। जैसे कोई मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए आपको जस्ट बताते हैं, कहीं पे मान लीजिए लकड़ी के कुछ सामान बन रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे लकड़ी के दरवाजे बन रहे हैं, खिड़कियाँ बन रहे हैं, तो उस इंटरप्राइजेज को हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज कहेंगे। बिस्किट्स बन रहे हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। अब आप सोचें सर्विस इंटरप्राइजेज कौन से हैं, तो सर्विस आपके कौन कौन से हैं, हॉस्पिटल आपका सर्विस है, ठीक है, होटल्स आपके क्या हैं, सर्विस इंटरप्राइजेज हैं, ये आपके क्या हैं, सर्विस इंटरप्राइजेज, ठीक है। माइक्रो मतलब जो सूक्ष्म एकदम लघु उद्योग हैं, एंड मैक्रो यहाँ पे सूक्ष्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। जीडीपी का विस्तार बताना है आपको। जीडीपी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन है आपका, होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन द एक्सपेंशन ऑफ सीडो। सीडो का विस्तार क्या है, तो सीडो का फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान जो भी बनाया गया एक संस्था, उसे कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सीडो। 133 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका, 133 नंबर क्वेश्चन है व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यहाँ कह रहा है विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको फॉरेन मार्केट तक एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जॉइंट वेंचर जिसे कहते हैं ना, आप दो लोग मिलके संयुक्त उद्यम कोई करो जिससे आप क्या करो, फॉरेन तक भी पहुँच सको। सपोज करो आपकी यहाँ पे कोई यूनिट है, आप किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करो, आप आपके प्रोडक्ट को हम यहाँ भी करेंगे, आप हमारे प्रोडक्ट को वहाँ सेल करो, उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। एक जॉइंट वेंचर का हम आपको एग्जांपल देंगे, हीरो होंडा आप कह सकते हैं। पहले था ना, एक साथ आप देखते थे गाड़ियाँ आती थी ना, हीरो एंड होंडा एक साथ थे एंड मिलके वो मैन्युफैक्चर करते थे। करंट में आप देख सकते हैं जॉइंट वेंचर टोयोटा एंड मारुति का चल रहा है, ऐसे बहुत सारे हैं। टाटा मार्को पोलो की आपने बस देखी होगी, तो टाटा और मार्को पोलो दो कंपनियाँ मिलकर उस बस को बना रही हैं। टाटा का यहाँ पे है, उन्होंने जॉइंट वेंचर बना लिया उस कंपनी के साथ। तो इस तरह के जॉइंट वेंचर होते हैं जिससे आप विदेशी बाजारों तक भी पहुँच सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ। अगला क्वेश्चन है विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। यहाँ कह रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है, विनिर्माण उद्यम है, उनकी स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। वर्किंग कैपिटल पे, बिल्डिंग एंड लैंड पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय पे। ध्यान दीजिए, उन पे प्लांट एंड मशीनरी पे जो खर्च होता है ना, वो माना जाता है कि क्या है आपका, वो माइक्रो होगा, स्मॉल होगा या मीडियम होगा। इसके बेसिस पे डिसाइड होता है ना उसका स्टेटस, कि वो क्या है, एमएसएमई में क्या है, माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम इंटरप्राइजेज है, उसके किससे डिसाइड होता है, प्लांट और मशीनरी की लागत से। अभी पीछे हमने बताया भी था। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू व्हिच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स। यहाँ कह रहा है कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से जो विपणक हैं, मार्केटर्स हैं, ठीक है, वो ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। तो मार्केटर्स आप तक कैसे पहुंचते हैं, सबसे पहले तो होता है आपका मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बाद आपका आता है रिटेलर, जो रिटेल शॉप्स होती हैं, एंड रिटेलर से फिर आपका आता है कस्टमर। ठीक है, क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर, देन रिटेलर, देन कस्टमर। ये आपका यहाँ पे सही फॉर्म है। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर नहीं लेता है, ठीक है, एंड रिटेलर से आपका होलसेलर नहीं लेता है, तो ये भी गड़बड़ है। तो राइट आंसर क्या आपका, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, देन कस्टमर। अगला क्वेश्चन है विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। यहाँ कह रहा है वेब बेस्ड अकाउंटिंग इसमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, यानी आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है बीजी, अगला है टैली, नेक्स्ट है विंग। देखिए यहाँ पे जो टैली है आपका, ये अकाउंटिंग के लिए बनाया गया एक वेब बेस्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है, आप कह लीजिए वेब बेस्ड अकाउंटिंग है, जिसे हम कहते हैं टैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग। जब आप एटीएम यूज करते हैं तो आप अपना प्रमाणीकरण कैसे प्रदान करते हैं, कैसे एटीएम को पता चलता है हाँ हमको पैसा देना चाहिए या
नहीं देना चाहिए। तो आप कैसे करते हैं? कैश से, IFSC कोड डाल के, पिन कोड डाल के, या KYC से। तो आप पिन इंटर करते हैं, उस पिन से पता चलता है कि आप अथराइज्ड कस्टमर हैं इस ATM को यूज़ करने के लिए या नहीं। अगर आप पिन गलत डाल देंगे तो ATM पैसे आपको नहीं देगा। ठीक है, ATM सबने देखा होगा। ठीक, यहाँ पे पिन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ ATM इज। यहाँ कह रहा है ATM का विस्तार। अब ATM का आपको फुल फॉर्म बताना है। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर या ऑटोमेटेड टेलर कई बार बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। कम उत्पादकता के कारण क्या होगा? अगर प्रोडक्टिविटी लो हो गई तो क्या होगा? जॉब सिक्योरिटी, मतलब नौकरी की सुरक्षा रहेगी। भाई प्रोडक्टिविटी ही नहीं है आपकी कंपनी में, नौकरी की सुरक्षा कहाँ से रहेगी? अगला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी नहीं रहेगा अगर प्रोडक्टिविटी घट रही किसी देश की तो। नेक्स्ट है डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में ही कमी हो जाएगी। या अगला इंक्रीज इन GDP पर कैपिटा, तो अगर प्रोडक्टिविटी लो है तो आपकी GDP भी पर कैपिटा क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, GDP मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें सब कुछ आता है, प्रोडक्टिविटी कितना है, डॉलर वाला काम कितना है। ठीक है, आपके यहाँ बाकी सारी चीज़ जितना आपके यहाँ सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ, सेलिंग आपका सब कुछ है, उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर वो आपका कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी घट रही है, तो आपका GDP भी क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। यहाँ कह रहा है प्रोडक्शन जो उत्पादन है उसको किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है? तो प्रोडक्शन होता है आपका आउटपुट बटे इनपुट। क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज। कह रहा है एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? GDP, KYC, ATM या TFP। ध्यान दीजिए, उसको क्या कहते हैं? KYC कहते हैं। जैसे बैंक में आप देखते हैं KYC करना होता है, जिसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। आपका आधार कार्ड या आपका कोई और ID प्रूफ लगता है, हर साल आपको फॉर्म भरना पड़ता है, कई बार कई साल बाद आपको भरना पड़ता है, बट KYC आपको करना होता है। कोई भी आप ऐसा चीज़ करते हैं तो KYC आपको करानी होती है जाके। ठीक है, KYC का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी स्वचालन का लाभ क्या है? रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम यानी कम संचालन समय लगता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, उच्च प्रारंभिक लागत है। अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट कॉस्ट है, अप्रत्याशित विकास लागत है। या अगला सिक्योरिटी थ्रेट, सुरक्षा के खतरे। ध्यान दीजिए, ऑटोमेशन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज वो है आपका रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम। आपका संचालन समय जो है बहुत कम हो जाता है अगर आप मैनुअल चीज़ें हटा देते हैं उस केस में। अगला क्वेश्चन है What the unemployment rate if there are 125 million people in the labor force, 100 million people employed and 25 million are not। यहाँ कह रहा है बेरोजगारी की दर क्या है यदि श्रम बल में 125 मिलियन लोग हों टोटल और 100 मिलियन लोग कार्यरत हों और 25 मिलियन ना हों। तो कैसे निकालेंगे? आपको निकालना है 25 मिलियन का परसेंटेज। भाई जैसे आप नंबर पाते हैं ना, अब यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, आप 100 में से अगर 60 नंबर लाते हैं तो आप कितने हो गए? 60% हो गए। अब यहाँ कह रहा है 125 मिलियन लोग हैं, 25 इसमें से जो है क्या हैं? बेरोजगार हैं। तो जैसे आप निकालते हैं ना 600 में से जितना नंबर पाए परसेंटेज, वैसे आप यहाँ निकालेंगे 25 मिलियन गुणे 100 बटे टोटल कितने? 125 मिलियन। 25 पंचे 125, 5 का 20, यानी 20% लोग क्या हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। राइट आंसर क्या आ गया? 20%। अगला क्वेश्चन है व्हिच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेज ऑन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ कह रहा है कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है? कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार, लेबर मार्केट, मनी मार्केट या गुड्स मार्केट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लेबर मार्केट या श्रम बाजार जो है वो आपका मजदूरी और रोजगार जो है उसको निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन। यहाँ कह रहा है पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? KYC का, GDP का, TFP का या ATM का? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है? तो शुद्ध जोखिम की श्रेणी में जो नहीं आता वो क्या है? प्रॉपर्टी रिस्क यानी संपत्ति का जोखिम, टेक्नोलॉजी रिस्क प्रौद्योगिकी का जोखिम, लायबिलिटी रिस्क या पर्सनल रिस्क। ध्यान दीजिए, शुद्ध जोखिम में आपका नहीं आता टेक्नोलॉजी रिस्क। राइट आंसर क्या हो गया आपका? टेक्नोलॉजी रिस्क जो है आपका प्रौद्योगिकी का जोखिम, ये शुद्ध जोखिम की श्रेणी में
नहीं आता, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अगर आप करते हैं तो आप जोखिम नहीं ले रहे बल्कि आप चीज़ों को और बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है, इंसेंटिव का उद्देश्य नहीं है। इंप्रूव्ड क्वालिटी यानी बेहतर गुणवत्ता हो जाएगी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की उच्च लागत, हाई आउटपुट, या रिड्यूस्ड वेस्ट कम अपशिष्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट ही हाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या इंसेंटिव मिलेगा, कोई प्रोत्साहन नहीं है। वो गुणवत्ता सुधारिए, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, शाबाशी मिलेगी। आउटपुट ज़्यादा रखिए, आपको प्रोत्साहन और शाबाशी मिलेगी। वेस्टेज कम करिए, आपको प्रोत्साहन मिलेगी। बट पता लगा एक प्रोडक्ट बनता 10 रुपये का था, आप बनाने में 12 रुपये लगा डाले, तो फिर ये क्या है आपका, कोई प्रोत्साहन, कोई भी इंसेंटिव आपको नहीं दिया जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। यहाँ कह रहा है इनमें से कौन सा दस्तावेज केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है। वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिए, केवाईसी के लिए ऊपर के तीनों चीज़ें आप दे सकते हैं, बट इनकम सर्टिफिकेट आपका केवाईसी में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ। यहाँ कह रहा है कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि होती है। उसे ग्रोथ स्टेज कहेंगे, मैच्योरिटी स्टेज कहेंगे, डिक्लाइन स्टेज कहेंगे, या इंट्रोडक्शन स्टेज कहेंगे। इंट्रोडक्शन शुरुआती स्टेज होती है, तो यहाँ पे आपका रैपिड रेवेन्यू नहीं आएगा। मैच्योरिटी स्टेज होती है जहाँ ग्रोथ हो सब हो गई, मैच्योर हो गया, अब वहाँ पे आपको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। डिक्लाइन स्टेज होती है जहाँ पे ग्रोथ तो ऐसे हुई, फिर ये होता है मैच्योरिटी, फिर ये होता है डाउन। ठीक है, तो जो ग्रोथ स्टेज है आपका ना, ये जहाँ से इनिशियल आपका हुआ है, जो ग्रोथ स्टेज होता है यहाँ पे आपका रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ होता है। फिर यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज आती है, कहते हैं जिसने ना परिपक्व हो गया, अब यहाँ पे ऐसे स्टेबल चल रहा है थोड़ा। फिर आता है आपका डिक्लाइन फेज भी कई बार आता है। तो राइट आंसर है ग्रोथ स्टेज में आपको ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ मिलती है। 150 नंबर क्वेश्चन है, एबीसी ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। फर्स्ट एड की चिकित्सा में एबीसी का मतलब क्या है। तो एबीसी का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। क्या होता है, एयरवे वायुमार्ग, ब्रीदिंग ठीक है सांस चल रही नहीं, एंड सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है या नहीं। तो ये एबीसी का फर्स्ट एड में फुल फॉर्म होता है आपका। तो ये थे आपके शानदार 150 तक के क्वेश्चन। इसके आगे की जो अगली क्लास होगी वो फाइनल क्लास होगी, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस पुराने पीडीएफ के। अब बारी आती आपको अपना यहाँ पे आंसर देने की। क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। लैन, मैन, वैन या कैन, जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, शायद थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी वीडियो, बट आप पूरा अगर देख लेते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। लाइक एंड शेयर आपने किया होगा, नहीं किया जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आने वाले टाइम में आपको जॉब की अपडेट के साथ साथ उनकी तैयारी की वीडियोज़ और पढ़ाई की वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।